नमस्कार। अग्रविजन चैनल में आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं कार्यक्रम गुरु मंत्र, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आपकी जिज्ञासा के समाधान के लिए हम आमंत्रित करते हैं एक गुरु को। और आज का विषय है राम राज्य की संकल्पना का आधुनिक और आर्थिक आधार। और इस विषय पर आज हमने जिस गुरु को बुलाया है वो महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ के अर्थशास्त्र विभाग के एचओडी हैं। नाम है डॉक्टर गौरव अग्रवाल। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत प्रोग्राम में। नमस्कार डॉक्टर साहब, दैविक दैहिक भौतिक तापा राम राज्य का हुई व्यापा, इस तरह की संकल्पना, इस तरह की बात होती है कि राम राज्य, क्या वास्तव में राम राज्य होगा? क्या है राम राज्य? देखिए, राम राज्य की जो अवधारणा है वो आज ज़्यादा प्रचारित सी नज़र आने लगी है जब से राम मंदिर बना है। पर राम राज्य आपको प्रत्येक राजे रजवाड़े में नज़र आएगा। राम राज्य को ही आधार मान के सबने अलग अलग तरीके से छोटे और बड़े राज्य भारत में चलाए हैं। और अगर भारत का उस समय का आप साम्राज्य देखेंगे तो लगभग 35% की जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट उसमें इंजॉय किया जाता था। विदेश व्यापार बहुत सुदृढ़ था, अपराध बहुत कम होते थे। तो राम राज्य की ये अवधारणा कि राम राज्य अब आ रहा है या आएगा, ऐसा नहीं है। राम राज्य वस्तुतः भारत की संस्कृति का में ऑलरेडी मिल चुका है। राम राज्य चल ही रहा था, पर पिछले 300-400 वर्षों से जब से मुग़ल और अंग्रेज़ जैसी सभ्यताएं आई तो वो कुछ हिल गया है और फिर से उसकी शुरुआत अब होने के लिए जा रही है। यदि आप भारत की संस्कृति के आधार पर देखें तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के एक सुदृढ़ संतुलन के ऊपर राम राज्य और राज्य व्यवस्था आधारित है, जहाँ धर्म भी होगा, अर्थ भी होगा, काम भी होगा और मोक्ष की भी परिभाषित होगी। तो इस आधार पे देखिए कि कौन ऐसा नहीं चाहता। लोग धर्म भी करना चाहते हैं, अर्थ भी चाहते हैं, पैसा भी चाहिए, आर्थिक तरक्की भी चाहिए, लोगों की अपनी इच्छाएं भी हैं जो उनकी पूर्ति करना चाहते हैं। तो इस प्रकार के राज्य की व्यवस्था की गई थी और इसीलिए हम आज राम राज्य की व्यवस्था में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो एक आदर्श व्यवस्था है। तो आदर्श व्यवस्था हमेशा समयातीत और कालातीत होती है। आदर्श व्यवस्था ऐसी नहीं है कि इस समय तो उसकी आवश्यकता है, कल नहीं होगी, कल भी होगी, और इस समय उसकी आवश्यकता कल नहीं थी, ऐसा भी नहीं है। तो दोनों तरीके की आवश्यकताएं आपको नजर आएंगी। आर्थिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से जो राम राज्य की बात आ रही है तो वो कहाँ तक अब लगता है कि राम राज्य आर्थिक दृष्टि से मैं उससे पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग, चलही सदा पावही सुखदी नहीं भय शोक निरोग। तुलसीदास जी की एक चौपाई है जिसमें वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वर्णाश्रम के सभी व्यक्ति अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं। कोई व्यापारी है वो अपना काम कर रहा है, कोई सैनिक है वो अपना काम कर रहा है और सुखी रहते हैं, उनको कोई भय नहीं है, संतुष्ट रहते हैं, आनंद में हैं और निरोगी रहते हैं। तो हम भी ऐसी भारतीय संस्कृति को चाहते हैं जिसमें सभी प्रजाजनों का पूर्ण रूप से संतुष्टि हो। जैसे भारत की जो एजुकेशन पॉलिसी है, जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, वो इस तरह से बनाने का प्रयास है कि सामाजिक समरसता भी रहे, सामरिक क्षमता भी रहे और आर्थिक विकास भी तीव्र गति से बढ़ता रहे। हम ऐसे युवा वर्ग को चाहते हैं जो संस्कृति भी हो, सामाजिक समरसता भी, और साथ ही साथ वो आर्थिक के और टेक्नोलॉजी जो है उसको आत्मसात करके भारत नहीं बल्कि विश्व में छाने का प्रयास करे। तो ये राम राज्य नहीं है तो क्या है? यह राम राज्य की दिशा में बढ़ाया हुआ एक हमारा कदम है। एक उक्ति और बोलना चाहूँगा कि दंड जतन ही कर भेद चहें नतक नत्य समाज, जीतहु मन ही सुने ही अस रामचंद्र के काज। राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथ में है, भेद नाचने वालों के नृत्य समाज, और जीतो शब्द केवल मन जीतने के लिए सुनाई पड़ता है। ये कितनी सुंदर उक्ति है कि अब राज्य में दंड रहा ही नहीं है। क्या हम ऐसा साम्राज्य नहीं चाहते? हम चाहते हैं कि सबको दंड देते रहें, लोग अपराधी बने? नहीं, हम नहीं चाहते। कोई अपराध करता ही नहीं है। और जीतो शब्द यानी कि इतना ज़्यादा जीता जा चुका है कि जीतो शब्द केवल भेद ताल में रह गया है और मन को जीतने की बात है, इसके अतिरिक्त कोई भी बात नहीं है। तो इतनी सुदृढ़ व्यवस्था हमारी राम राज्य की है। दूसरा आपने सवाल
जो आर्थिक दृष्टि से पूछा, तो उसका मैं आपको उदाहरण के साथ बताना चाहूँगा कि वाल्मीकि रामायण के 100वें सर्ग में राम भरत से पूछते हैं कि धर्म अर्थ का अतिक्रमण तो नहीं करता, और साथ में ये भी कहते हैं कहीं अर्थ यानी कि आर्थिक व्यापार धर्म का अतिक्रमण तो नहीं करता। इसका अर्थ ये है कि कहीं धर्म इतना ज़्यादा तो नहीं आपने करना शुरू कर दिया, हर बात में इसमें ले आए हैं कि वो उससे आर्थिक कार्यकलाप बंद हो गए हैं या कम हो गए हैं, तो समाज कभी सुखी नहीं रह सकता। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि आर्थिक कार्यकलाप आपने इतने ज़्यादा बढ़ा दिए हैं और धर्म को कहीं पीछे छोड़ दिया और भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा हो रहा है कि उसमें कहीं मानवीय सभ्यता नीचे की ओर जानी शुरू हो गई है। तो ये बहुत ही सुंदर उक्ति है। इसका मैं उदाहरण भी देना चाहूँगा कि जब अशोक ने बुद्ध को स्वीकार कर लिया, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, तो उसने धर्म को बहुत ज़्यादा बढ़ाना शुरू कर दिया और अगले 50 वर्षों में ही जो अशोक का महान साम्राज्य है वो धीरे धीरे करके नष्ट होने लगा। तो इसका मतलब धर्म की अत्यधिकता की वजह से जो साम्राज्य है वो नष्ट प्राय होने लगा। दूसरा, आप मान सकते हैं कि जो पश्चिम सभ्यता है, जो केवल आर्थिक मानदंड के ऊपर आधारित है, जो केवल व्यक्ति हित के विषय में सोचती है, जो केवल मैं मेरा के परिभाषित है, इस तरीके की जो व्यवस्था है आज आप देख सकते हैं पूरे यूरोप में संकट है, पूरे अमेरिका में संकट है, आपस में लड़ रहे हैं, सामाजिक समरसता नहीं हुई है, लोगों का आपस में कोई मेलजोल नहीं रहा है और धीरे धीरे उनकी जो आर्थिक व्यवस्था जो बहुत ऊपर तक चली गई थी वो अब नीचे की आना होना शुरू हो गई है। इसका मतलब है कि उनकी ये वाली जो परिभाषित है अर्थनीति जो परिभाषित है वो मात्र 100-200 वर्षों में ही खराब होनी शुरू हो गई है। और अगर मैं राम राज्य की बात करूं तो 8.5 लाख वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है जिसमें सभ्यताएं गई और सभ्यताएं आई हैं और वो आज भी प्रचारित है, आज भी प्रासंगिक है और आज भी आ सकता है और हमें उसको बढ़ावा देना चाहिए। राम राज्य का जो संकल्पना है वो मूर्त रूप लेती है। हाँ। तो आज का जो समाज है, आज का युवा वर्ग उसको कितना स्वीकार करेगा? राम राज्य की संकल्पना जो है, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि एक आदर्श व्यवस्था है। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि क्या समाज आदर्श व्यवस्था को अपनाता है या नहीं अपनाता है? ऐसा कौन सा युवा वर्ग है जो तरक्की नहीं करना चाहता? ऐसा कौन सा युवा वर्ग है जो ऐसा एनवायरनमेंट वातावरण नहीं चाहता जिसमें उसे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का मौका मिले? ऐसा कौन सा युवा वर्ग है जो अपराध देखना चाहता है? तो अगर आप राम राज्य की बात करते हैं, जिस आदर्श व्यवस्था की बात कर रहे हैं, हम उसकी ओर बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, 1-2 कदम 1-2 चरण बढ़े हैं, अभी बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा कौन नहीं चाहता? केवल युवा वर्ग की बात नहीं है। क्या महिलाएं ऐसी नहीं चाहती? क्या पुरुष वर्ग ऐसा नहीं चाहता? क्या वानप्रस्थी ऐसा नहीं चाहते? क्या वृद्धाश्रम ऐसा नहीं चाहता? सब लोग ऐसी ही आदर्श व्यवस्था को चाहते हैं। हम अपना आप भी आदर्श नहीं ले पाते, उसका कारण बिल्कुल है कि सामने वाला आदर्श नहीं है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं व्यवस्था में दोष है। तो युवा वर्ग उसको अपनाएगा भी, आत्मसात भी करेगा, उसके लिए प्रासंगिक भी बनेगा और उसको आगे भी बढ़ाएगा। इसके लिए हमें कदम उठाने की ज़रूरत है। तो राम राज्य में सब कुछ है ऐसा। सामरिक नीति है, व्यापार नीति है, गृह नीति है, विदेश नीति है और इतनी सुदृढ़ नीति है कि कोई भी अपराध नहीं करता, दंड की पूर्ण व्यवस्था है। पर ऐसी स्थिति ही नहीं आती कि दंड देना पड़े। हमने एजुकेशन के माध्यम से, समाज के माध्यम से इतना सुंदर वातावरण राम राज्य में बनाया गया है कि किसी भी प्रकार का कोई कलेश नहीं है, कोई दुख नहीं है, शोक नहीं है, निरोग नहीं है। तो मेरा फिर से आपसे यही सवाल है कि क्या ऐसी व्यवस्था आप चाहते हैं समाज में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल, समाज में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस तरह की धारणा रहे हमारी, राम राज्य जरूर स्थापित होगा और राम राज्य की ओर हम बढ़ चले हैं। एक कदम और आगे, एक कदम और आगे, ऐसे बढ़ते चलेंगे। इसी के साथ मुझको दीजिए अनुमति, एक और विषय के साथ अगली बार फिर हाजिर होंगे। सबको नमस्कार, धन्यवाद।